नमस्कार दोस्तों, अथर्वा एजुकेटर के इस YouTube प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। आज से हम भारतीय राज्य व्यवस्था पर चर्चा प्रारंभ करने जा रहे हैं और हमारा पहला टॉपिक है भारत का संवैधानिक इतिहास, कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री ऑफ इंडिया। इस टॉपिक को प्रारंभ करने से पहले मैं 3 छोटे छोटे प्रश्नों पर चर्चा करना चाहता हूँ। पहला, हमारे देश का संविधान कब लागू हुआ? हमारे देश का संविधान कब लागू हुआ? दूसरा प्रश्न है, हमारे देश का या भारत का संविधान कब अधिनियमित किया गया या ये कब बनकर पूरा हुआ? या भारत का संवैधानिक इतिहास कब से प्रारंभ माना जाता है? भारत का संवैधानिक इतिहास कब से प्रारंभ माना जाता है? भारत का संवैधानिक इतिहास कब से प्रारंभ माना जाता है? ये 3 प्रश्न हैं। हमारे देश का संविधान कब लागू हुआ, हमारे देश का संविधान कब अधिनियमित हुआ और हमारे देश के संविधान, भारत के संवैधानिक इतिहास को कब से प्रारंभ माना जाता है। ये बहुत आसान से छोटे छोटे प्रश्न हैं। आप सभी को इनका उत्तर पता है कि 26 जनवरी 1950 को हमारे देश का संविधान लागू हुआ, जबकि 26 नवंबर 1949 को यह बनकर पूर्ण हुआ और अधिनियमित हुआ। लेकिन प्रश्न उठता है कि भारत का संवैधानिक इतिहास कब से प्रारंभ माना जाता है? क्या 9 दिसंबर 1946 को, जब संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी? नहीं। भारत का संवैधानिक इतिहास 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से प्रारंभ माना जाता है। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से भारत का संवैधानिक इतिहास प्रारंभ माना जाता है। पर प्रश्न ये उठता है कि 1773 क्यों? भारत का संवैधानिक इतिहास 1773 से क्यों प्रारंभ मानते हैं? देखिए, अगर इस प्रश्न का उत्तर जानना है तो हमें थोड़ा पीछे इतिहास की ओर चलना होगा और इतिहास की कुछ घटनाओं को समझना होगा। देखिए, 1599 में ब्रिटेन में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। ठीक है, 16वीं सदी के प्रारंभ में ब्रिटिशर्स भारत आए। सोलहवीं सदी के प्रारंभ में ब्रिटिशर्स भारत आए। आपने पढ़ा होगा कि 1608 में हॉकिंस जहांगीर के दरबार में पहुंचा और 1613 में सूरत में अंग्रेज़ों ने अपनी पहली लीगल फैक्ट्री डाली। यानी हम कह सकते हैं कि 16वीं सदी के प्रारंभ में ब्रिटिशर्स भारत आए, परंतु ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत आने का जो उद्देश्य है वो व्यापार करना था। जो इन्हें परमिशन दी गई थी महारानी के द्वारा, वो व्यापार करने के लिए दी गई थी, ना कि राजनीतिक उद्देश्यों की पूर्ति करने के लिए। यानी इन्हें कोई साम्राज्य खड़ा करने के लिए नहीं भेजा गया था, इन्हें सिर्फ व्यापार करने के लिए भेजा गया था। लेकिन समय के साथ परिस्थितियां बदलती गईं और सन 1757 में एक युद्ध लड़ा गया जिसे प्लासी का युद्ध कहते हैं। और इस युद्ध में अंग्रेजों ने बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को पराजित कर दिया।
अंग्रेजों ने बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को पराजित कर दिया। सत्रह सौ सत्तावन में प्लासी का युद्ध लड़ा गया, जिसमें अंग्रेज विजित हुए और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला पराजित हुए। अंग्रेज यहाँ से अपनी सत्ता को स्थापित करने में कामयाब हो गए। अंग्रेजों ने अब अपना मुख्य उद्देश्य व्यापार न कर राजनीति की ओर मोड़ लिया और वे धीरे धीरे भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की जड़ों को मजबूत करते चले गए। 1764 में बक्सर का युद्ध लड़ा गया। और इस युद्ध में अंग्रेजों ने बंगाल के पूर्व नवाब, आपको बहुत सी किताबों में बंगाल का नवाब लिखा हुआ मिल जाएगा, लेकिन ये बंगाल के नवाब नहीं है, बंगाल के पूर्व नवाब हैं। क्योंकि जब ये युद्ध लड़ा जा रहा है उससे पहले ही अंग्रेजों ने मीर कासिम को बंगाल के नवाब के पद से हटा दिया और पुनः मीर जाफ़र को बंगाल का नवाब बना दिया। यानी बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का नवाब मीर जाफ़र है। तो बंगाल के पूर्व नवाब मीर कासिम को वह मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय को पराजित कर दिया। मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय को पराजित कर दिया। पराजित कर दिया। इसी युद्ध के साथ बंगाल में ब्रिटिश प्रभुसत्ता की पूर्ण रूप से स्थापना हो गई। अब देखिए 1599 में जब कंपनी गठित हुई या जब इन्हें भारत भेजा गया, तब ब्रिटेन की महारानी को ये नहीं पता था कि ये यहाँ पर साम्राज्यवादी नीति का प्रयोग करेंगे। उन्होंने तो सिर्फ व्यापार की परमिशन दी थी। लेकिन अब ईस्ट इंडिया कंपनी धीरे धीरे भारत पर कब्जा करती जा रही है और अपनी साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षाओं को पूरा करती जा रही है। अब ब्रिटेन की संसद को भी यह एहसास होने लगा कि हमने तो कंपनी को व्यापार की अनुमति दी थी, परंतु यह तो भारत में अपना प्रभुत्व स्थापित कर रही है और धीरे धीरे भारतीय क्षेत्रों पर कब्जा कर रही है। यदि ईआईसी को यानी ईस्ट इंडिया कंपनी को संसद द्वारा नियंत्रित नहीं किया गया तो कहीं ये ब्रिटेन से ही स्वतंत्र शक्ति बनकर न उभर आए। यानी ऐसा ना हो कि ये अपना ही अलग साम्राज्य खड़ी कर ले और ब्रिटेन की प्रभुसत्ता को मानने से ही इनकार कर दे। तब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने भारत के लिए पहला अधिनियम बनाया जिसे हम 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट कहते हैं, और यहीं से भारतीय संविधान का प्रारंभ माना जाता है। क्यों? क्योंकि यह भारत के लिए ब्रिटिश सरकार के द्वारा बनाया गया पहला लिखित कानून या लिखित अधिनियम था। ठीक है, तो इसलिए हमें इस प्रश्न का उत्तर मिला कि भारत का संवैधानिक इतिहास 1773 से क्यों माना जाता है। चलिए अब हम प्रारंभ करते हैं भारत का संवैधानिक विकास। भारत का संवैधानिक विकास। देखिए, अगर आप भारत के संवैधानिक विकास पर नज़र डालें तो आप इन्हें दो भागों में बांट सकते हैं। पहला, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत पारित अधिनियम। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत पारित अधिनियम। या ब्रिटिश ताज के अंतर्गत पारित अधिनियम। ब्रिटिश ताज के अंतर्गत
पारित अधिनियम। अब इन दोनों में क्या अंतर है? तो देखिए, आपको पता है कि सन 1857 में जो स्वतंत्रता संग्राम हुआ था, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम हुआ था, उसके बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ईस्ट इंडिया कंपनी को समाप्त कर सीधे सत्ता अपने हाथ में ले ली और प्रभु सत्ता ईआईसी से निकल करके महारानी के पास, या फिर कह सकते हैं हम ब्रिटेन की संसद के पास चली गई। तो इसलिए हम इन्हें दो कालखंडों में बांट लेते हैं। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत पारित अधिनियम, जिसे हम 1773 रेगुलेटिंग एक्ट से प्रारंभ करके 1853 तक के एक्ट पढ़ते हैं। देखिए, 1853 से 1857 के बीच में कोई भी नया अधिनियम नहीं आया, इसलिए हम इसे 1853 तक पढ़ते हैं। और इसके बाद 1858 से लेकर भारत की आज़ादी तक, यानी 1947 तक, तक के अधिनियम ब्रिटिश ताज के अंतर्गत पारित अधिनियमों में गिने जाते हैं। अगर आप इसमें देखें कि कौन कौन से अधिनियम बने थे, तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773, एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781, पिट्स इंडिया एक्ट 1784, और इसके बाद 4 चार्टर एक्ट आए प्रत्येक 20 साल के अंतराल पर। तो जो पहला चार्टर एक्ट आया था वो आया था 1793 में, यानी 1793 में। इसके बाद 20 साल बाद 1813 में, 1833 में, और अंतिम चार्टर एक्ट आया था 1853 में, जिसे हम ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत आखिरी अधिनियम मानते हैं। और फिर इसके बाद ब्रिटिश ताज के अंतर्गत पारित अधिनियम आते हैं, जिसमें पहला है भारत शासन अधिनियम 1858 का, भारतीय परिषद अधिनियम 1861, भारतीय परिषद अधिनियम 1892, भारतीय परिषद अधिनियम 1909, आप इसे मार्ले मिंटो सुधार के नाम से भी जानते हैं। इसके बाद भारत शासन अधिनियम 1919, जिसे आप जेम्स मॉन्टेग्यू सुधार के नाम से जानते हैं। और इसके बाद भारत शासन अधिनियम 1935, भारत शासन अधिनियम 1935, और आखिरी अधिनियम जिसके द्वारा भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुई वह है भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। इतने तरह के अधिनियम हमें पढ़ने होंगे यदि हमें अपने संविधान के विकास को समझना है, जिसमें से हम अपने एग्ज़ाम की दृष्टि से देखें तो इसको यदि हम छोड़ दें चार्टर एक्ट 1793 को, क्योंकि इसमें ऐसा कोई खास प्रावधान नहीं है जो हमारी परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट हो। इसके अलावा हमें ये सारे एक्ट पढ़ने हैं
और यहाँ पर भी हमें सिर्फ हम अपना ये भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 छोड़ दें, सॉरी 45 लिख गया है गलती से। तो हमें ये सारे अधिनियम पढ़ने होंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। सबसे पहला अधिनियम रेगुलेटिंग एक्ट 1773। रेगुलेटिंग एक्ट 1773। रेगुलेटिंग एक्ट 1773। देखिए ये अधिनियम, ये तो हम पढ़ चुके हैं कि ब्रिटिश कंपनी इस संसद द्वारा भारत के लिए पहला लिखित अधिनियम है। इस अधिनियम के द्वारा भारत में कंपनी के प्रशासन को ब्रिटिश संसदीय नियंत्रण में ले लिया गया। यानी अभी तक जो भारत में प्रशासन ईस्ट इंडिया कंपनी संभाल रही थी, अब भारत की सत्ता सीधे ब्रिटेन की संसद संभालेगी। चलिए इसे नोट कर लीजिए आप पहले। इस अधिनियम के द्वारा भारत में कंपनी के शासन हेतु पहली बार एक लिखित संविधान या एक लिखित दस्तावेज या अधिनियम, जो भी आप कहना चाहें, प्रस्तुत किया। इस अधिनियम के द्वारा भारत में कंपनी के प्रशासन में ब्रिटिश संसदीय नियंत्रण की शुरुआत हुई। इस अधिनियम के द्वारा भारत में कंपनी के प्रशासन में ब्रिटिश संसदीय नियंत्रण की शुरुआत हुई। इस अधिनियम के प्रावधान निम्नलिखित हैं। इस अधिनियम के प्रावधान निम्नलिखित हैं। कई प्रावधान किए गए थे इस एक्ट के द्वारा भारत के लिए, लेकिन हमें 4 या 5 प्रावधान जो हमारे एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है वो बहुत ज़्यादा ध्यान में रखना है। तो देखिए भारत में अभी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बहुत लंबा चौड़ा साम्राज्य खड़ा नहीं किया है, ठीक है। बंगाल, बिहार और उड़ीसा, यहीं अभी भारत का ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का साम्राज्य है। बंगाल, बिहार और उड़ीसा, इसके अलावा बम्बई और मद्रास, केवल इन्हीं क्षेत्रों में। तो भारत में 3 प्रेसिडेंसी स्थापित की गई हैं, बम्बई, कलकत्ता और मद्रास, और तीनों में अपने अलग अलग गवर्नर हुआ करते थे, जो तीनों स्वतंत्र रूप से कार्य करते थे एक दूसरे से। लेकिन इस एक्ट के द्वारा बम्बई तथा मद्रास प्रेसिडेंसी को कलकत्ता प्रेसिडेंसी के अधीन कर दिया गया। इसका तात्पर्य है कि अब बम्बई और मद्रास के गवर्नर कलकत्ता के गवर्नर को रिपोर्ट करेंगे, उनके अधीन हो गए हैं वो। और कलकत्ता के गवर्नर को अब बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। भाई तीनों ही गवर्नर थे, अब 2 गवर्नर को अगर एक के अधीन कर दिया गया तो उसकी पोस्ट को कुछ तो सीनियरिटी प्रदान करनी होगी, तो उसे अब बंगाल का गवर्नर जनरल कहा गया। और भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग को बनाया गया। तो इसके प्रावधान, पहला प्रावधान है, इस एक्ट के द्वारा
बम्बई तथा मद्रास प्रेसिडेंसी को कलकत्ता प्रेसिडेंसी के अधीन कर दिया गया। इस एक्ट के द्वारा बम्बई तथा मद्रास प्रेसिडेंसी को कलकत्ता प्रेसिडेंसी के अधीन कर दिया गया। इस एक्ट के द्वारा भारत में पहली बार गवर्नर जनरल का पद सृजित किया गया। भारत में पहली बार गवर्नर जनरल का पद सृजित किया गया। गवर्नर जनरल का पद सृजित किया गया, जिसे बंगाल का गवर्नर जनरल कहा गया। बंगाल का गवर्नर जनरल कहा गया। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग को बनाया गया। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग को बनाया गया। तो ये पहला प्रावधान था। फिर और क्या प्रावधान किया गया इस एक्ट के द्वारा? तो देखिए, अब बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया गया है, तो बंगाल के गवर्नर जनरल का साथ देने के लिए एक बोर्ड का गठन किया गया है, जिसमें 4 सदस्य होंगे, और इस बोर्ड को निदेशक मंडल यानी कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स का नाम दिया गया है। तो कलकत्ता प्रेसिडेंसी में गवर्नर जनरल का साथ देने के लिए 4 सदस्यों वाले या 4 सदस्यीय एक निदेशक मंडल, जिसे इंग्लिश में कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स कहेंगे। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, ध्यान रखिएगा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स नहीं बल्कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स की स्थापना की गई। इसके अलावा भारत में पहली बार सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की जा रही है कलकत्ता में। 1773 के अधिनियम के तहत कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना सन 1774 में की गई। देखिए, ये भारत की सर्वोच्च न्यायालय नहीं है, बल्कि जहाँ तक भी ब्रिटिश संसद का क्षेत्राधिकार है, जिसे मैंने बताया आपको, बंगाल हो गया, बिहार हो गया, उड़ीसा हो गया, बम्बई हो गया, मद्रास हो गया, इसके अलावा जहाँ भी ईस्ट इंडिया कंपनी ने अभी तक अधिकार कर लिया है या आगे करेंगे, जैसे जैसे करते जाएंगे वैसे वैसे इस सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में आते जाएंगे। तो कलकत्ता में पहली बार 1774 में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई,
ध्यान रखिएगा, आपसे पूछे प्रावधान कब किया गया, तो वो तो 1733 के एक्ट में ही किया गया, 1773 के एक्ट में किया गया है। लेकिन स्थापना कब की गई है, तो 1774 में की गई है। प्रश्न की भाषा को ध्यान से पढ़िएगा कि आखिर वो पूछना क्या चाह रहा है। कई बार प्रश्न को ढंग से न पढ़ने की वजह से भी प्रश्न के उत्तर गलत हो जाते हैं और हमारा एक नंबर कट जाता है। तो प्रश्न को ढंग से पढ़िए कि वो क्या पूछ रहा है। अगर वो प्रावधान पूछ रहा है तो 1773, और अगर स्थापना पूछ रहा है तो 1774। ठीक है, इसके क्षेत्राधिकार में बंगाल, बिहार, उड़ीसा, बम्बई और मद्रास शामिल थे। देखिए, अभी तक कई बार ये प्रश्न पूछा जा चुका है कि सर्वोच्च न्यायालय की जो 1774 में सर्वोच्च न्यायालय स्थापित हो रही है कलकत्ता में, उसके मुख्य न्यायाधीश कौन थे, तो उसका उत्तर हो जाता है लॉर्ड एलिजा इम्पे। पर अब आपको आगे बढ़ना है और इसमें 3 अन्य न्यायाधीश भी थे, आपको उन तीनों का नाम भी पता होना चाहिए, क्योंकि अब अगली बार वो जब भी प्रश्न पूछेगा तो इन तीनों के नाम से प्रश्न पूछेगा। तो लॉर्ड एलिजा इम्पे, इस सर्वोच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश बनाई गई। एवं 3 अन्य न्यायाधीश भी थे जिनका नाम चैम्बर्स, लिमेस्टर या हाइड। चैम्बर्स, लिमेस्टर, हाइड को अन्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया। मुख्य न्यायाधीश बनाया गया लॉर्ड एलिजा इम्पे को, जबकि चैम्बर्स, लिमेस्टर और हाइड को अन्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया। देखिए, इनके नाम याद रखना है और थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है कभी कभी हमें ये नाम याद रखना। तो जब मैं पढ़ता था तो मैंने एक छोटी सी ट्रिक बनाई थी, देख लीजिए अगर आप लोगों के ये काम आ सके तो ट्रिक थी, इम्पे ने चैम्बर में छुपकर लिम्का पी। तो देखिए, लॉर्ड एलिजा इम्पे, चैम्बर्स, छुपकर से हो गया हाइड, और लिम्का से हो गया लिमेस्टर। आप लोगों के यदि ये काम आए तो आप ऐसे याद कर लीजिए, क्योंकि याद करना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। कैसे याद होता है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, एक और प्रावधान लिख लीजिए इस एक्ट का। इस एक्ट के तहत कंपनी के कर्मचारियों को निजी व्यापार व भारतीय लोगों से उपहार, ये थोड़ी सभ्य भाषा का प्रयोग किया गया है, जबकि वो सीधे सीधे कहना चाह रहे हैं रिश्वत। इससे पहले ईआईसी कंपनी के जो अधिकारी थे, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के जो अधिकारी थे, उनका आचरण भ्रष्टाचार से परिपूर्ण हो चुका था और वे रिश्वत ले कर अपना काम कर रहे थे, जिससे ईस्ट इंडिया कंपनी को या ब्रिटिश सरकार को बहुत ज़्यादा राजस्व की हानि हो रही थी। इसलिए कंपनी ने निजी व्यापार और उपहार के नाम पे ली जाती थी रिश्वत, इसको पूर्ण रूप से प्रतिबंधित कर दिया।
तो ये था हमारा रेगुलेटिंग एक्ट 1773। इसके बाद हम अपना दूसरा एक्ट पढ़ेंगे, एक्ट ऑफ सेटलमेंट एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781। तो देखिए ये जो एक्ट है, रेगुलेटिंग एक्ट पहली बार बनाया गया था, थोड़ा जल्दबाजी में बनाया गया था। तो रेगुलेटिंग एक्ट में कुछ कमियां रह गई थी, तो उन कमियों को दूर करने के उद्देश्य से ये एक्ट बनाया गया था। तो बहुत सारी कमियां थी, हमारे काम की एक ही कमी है। हुआ क्या कि अब बंगाल में गवर्नर जनरल बैठा हुआ है, बम्बई और मद्रास में गवर्नर बैठे हुए हैं, और कलकत्ता में हमने सर्वोच्च न्यायालय की भी स्थापना कर दी। लेकिन हमने शक्तियों का पृथक्करण, हमने मतलब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अभी तक शक्तियों का पृथक्करण नहीं किया। उसने बताया नहीं कि क्या सर्वोच्च न्यायालय की शक्ति है और क्या गवर्नर जनरल की शक्ति है। तो इनमें टकराव होने लग गए, और कई बार सर्वोच्च न्यायालय ने ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारियों के विरुद्ध फैसले सुना दिए। तो इस कमी को दूर करने के लिए संसद ने अधिनियम पारित किया, एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781, जिसमें उसने कहा कि कंपनी के कर्मचारियों के विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय कार्यवाही नहीं कर सकता यदि उन्होंने अपना जो काम है वो उन्होंने सरकारी अधिकारी की हैसियत से किया है या अपनी ड्यूटी को पूरा करने के लिए किया है। अपने निजी स्वार्थों से की गई कार्यवाही न होकर के ब्रिटिश गवर्नमेंट के हित के लिए किया गया काम है। तो सुप्रीम कोर्ट कोई भी ऐसा केस नहीं सुनेगी, कोई भी ऐसा फैसला कर्मचारियों के विरुद्ध नहीं सुनाएगी। बस इतना सा आपको इस एक्ट में याद रखना है। रेगुलेटिंग एक्ट की कमियों को दूर करने के उद्देश्य से इस एक्ट को बनाया गया था। इस अधिनियम के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय पर यह रोक लगा दी गई कि वह कंपनी के कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही नहीं कर सकता। कि वह कंपनी के कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही नहीं कर सकता। कार्यवाही नहीं कर सकता जो उन्होंने एक सरकारी अधिकारी के हैसियत से की हो। जो उन्होंने एक सरकारी अधिकारी की हैसियत से की हो। तो ये था एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781, जिसमें रेगुलेटिंग एक्ट की कमियों को दूर किया गया। इसके बाद मैंने आपको बताया था 4 चार्टर एक्ट आए थे 1813 में, 1793 में, 1813 में, 1833 में और 18
53 में। ये 4 एक्ट आए थे। एक एक करके हम सभी एक्टों को पढ़ेंगे, लेकिन इससे पहले एक अधिनियम हमें और पढ़ना है। पिट्स इंडिया एक्ट 1784। इसके बाद चार्टर अधिनियम पढ़ेंगे। पिट्स इंडिया एक्ट 1784। देखिए, नोट मत कीजिएगा, पहले समझिए। 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट पारित हुआ, जिसके तहत कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स की स्थापना की गई, जो कंपनी के व्यापार को संभाल रहा था या व्यापारिक उद्देश्यों को कंपनी के देख रहा था। पर अब तो कंपनी राजनीति में भी जुड़ गई है, राजनीतिक उद्देश्यों की भी पूर्ति करने लग गई है। तो ब्रिटिश संसद ने कहा कि अब कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, जो अभी तक राजनीतिक उद्देश्यों को और व्यापारिक उद्देश्यों को दोनों को देखते आए हैं कंपनी के, पर अब ऐसा नहीं होगा। अब कंपनी में अलग अलग बोर्ड बनाए जाएंगे और एक बोर्ड कंपनी के व्यापार पर नज़र रखेगा, जबकि दूसरा बोर्ड कंपनी की राजनीति पर नज़र रखेगा। तो जो कंपनी के व्यापार पर नज़र रखेगा उन्हें कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स कहा गया, और जो कंपनी की राजनीतिक, जो कंपनी के व्यापार पर नज़र रखेगा उन्हें कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स कहा गया, और जो कंपनी की राजनीति पर नज़र रखेगा उन्हें बोर्ड ऑफ कंट्रोल कहा गया। देखिए, ये भारत में द्वैध शासन का प्रथम प्रयास है। भारत में द्वैध शासन का प्रथम प्रयास, इसे भारत में द्वैध शासन का प्रथम प्रयास कहते हैं। ठीक है, चलिए इसको नोट करेंगे थोड़ा सा तमीज से। इस अधिनियम के द्वारा कंपनी के व्यापारिक मामलों के अधीक्षण का उत्तरदायित्व, इस अधिनियम के द्वारा कंपनी के व्यापारिक मामलों के अधीक्षण का उत्तरदायित्व निदेशक मंडल, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को दिया गया। जबकि राजनीतिक मामलों के प्रबंधन के लिए नियंत्रण बोर्ड, जबकि राजनीतिक मामलों के प्रबंधन के लिए नियंत्रण बोर्ड या फिर बोर्ड ऑफ कंट्रोल का गठन किया गया। बस इस एक्ट में आपको यही ध्यान रखना है। आपसे पूछेगा कि व्यापारिक और राजनीतिक उद्देश्यों के लिए अलग अलग नियामक समितियों का गठन किस एक्ट के द्वारा किया गया, तो आप उत्तर देंगे पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के द्वारा। इसके बाद हम प्रथम चार्टर एक्ट पढ़ेंगे, जो 1813 में पारित किया गया है। ठीक है, तो हेडिंग लगाइए चार्टर एक्ट, चार्टर अधिनियम 1813। चार्टर अधिनियम 1813। देखिए, ये चार्टर एक्ट 20 सालों के
अंतराल पर आए हैं? क्योंकि 20 सालों के लिए कंपनी को अधिकृत किया जाता था राजनीति के लिए और प्रशासन संभालने के लिए। तो मैं आपको हर एक्ट में ये बात लाइन नहीं लिखाऊंगा कि कंपनी के अधिकार पत्र को 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। आप बस पहली बार ये बात लिख लीजिए, इस एक्ट के द्वारा कंपनी के अधिकार पत्र को 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। देखिए, ये जो मैं अब आपको अगला तथ्य लिखाने जा रहा हूँ ये बहुत इम्पोर्टेंट है। कंपनी भारत में व्यापार कर रही थी और सिर्फ ब्रिटेन की ओर से ईस्ट इंडिया कंपनी ही भारत में व्यापार करती थी। उसका एकाधिकार था, ब्रिटेन से कोई अन्य व्यापारी या व्यापारिक कंपनी भारत में आकर व्यापार नहीं कर सकती थी। लेकिन 1813 के अधिनियम के द्वारा संसद ने कंपनी के भारत के साथ व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया। अब ब्रिटिश वासियों को मुक्त व्यापार की अनुमति दी गई कि ब्रिटेन से कोई भी कंपनी या कोई भी व्यापारिक दल जाकर के भारत में व्यापार कर सकता है। भाई सीधी सी बात है, सरकार का क्या फ़ायदा है ईआईसी को व्यापारिक एकाधिकार देकर? अगर कंपटीशन ही नहीं होगा तो बिजनेस बढ़ेगा कैसे? तो 1813 के चार्टर अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश संसद ने भारत का बाजार अपने देश के समस्त व्यापारियों के लिए खोल दिया। तो नोट कीजिए, कंपनी के भारत के साथ व्यापार करने के एकाधिकार को समाप्त कर दिया। लेकिन इसमें एक अपवाद रखा, उसने कहा कि जो चाय का व्यापार है वो अभी भी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ही करेगी। इसके साथ ही चीन के साथ जो भी व्यापार करते हैं वो भी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी करेगी। यानी कंपनी का चीन के साथ व्यापार और चाय के व्यापार पर एकाधिकार बना रहा। तो नोट डाल के लिख लीजिए। पहला नोट है, कंपनी का चीन के साथ व्यापार और चाय के व्यापार पर चीन के साथ व्यापार और चाय के व्यापार पर यह एकाधिकार बना रहा। नोट नंबर 2, ब्रिटिश वासियों को, ब्रिटेन के नागरिकों को भारत में मुक्त व्यापार की अनुमति मिल गई। इस अधिनियम से दो प्रश्न और पूछे जाते हैं बार बार कि भारत में ईसाई मिशनरियों को धर्म प्रचार की अनुमति किस अधिनियम के द्वारा दी गई? तो उसका उत्तर भी है चार्टर अधिनियम 1813। और इसके अलावा भारत में आधुनिक शिक्षा की शुरुआत भी इसी अधिनियम से मानी जाती है, क्योंकि इस अधिनियम में ब्रिटेन की संसद ने भारतीय शिक्षा पर ईस्ट इंडिया कंपनी को 1 लाख रुपए प्रतिवर्ष खर्च करने का आदेश सुनाया कि कम से कम 1 लाख रुपए तो आप भारत की शिक्षा पर खर्च करो। तो इसमें ये दोनों बातें आप नोट कर लीजिए। ईसाई मिशनरियों को
भारत में धर्म प्रचार की अनुमति दी गई। इसके अलावा भारत में शिक्षा के लिए प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए खर्च करने का प्रावधान भी किया गया। भारत में शिक्षा के लिए प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए खर्च करने का प्रावधान भी किया गया। तो ये 1713 का चार्टर एक्ट था। इसके अलावा हमें 2 एक्ट और पढ़ने हैं, 1833 का चार्टर एक्ट और 1853 का चार्टर एक्ट। और इन दोनों अधिनियम के साथ में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में रोल समाप्त हो जाएगा। तो आप चार्टर अधिनियम 1833 हेडिंग लगाइए, चार्टर अधिनियम 1833। देखिए, आपको अभी मैंने बताया था कि 1813 के चार्टर एक्ट के द्वारा चीन के साथ व्यापार व चाय के व्यापार को छोड़कर कंपनी की भारत के साथ व्यापार के एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया है। 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा चीन के साथ व्यापार और चाय के व्यापार पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के एकाधिकार को समाप्त कर दिया। आप ये तो छोड़ दीजिए, अब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार करने पर ही रोक लगा दी। यानी अब ब्रिटिश संसद के द्वारा कहा गया कि व्यापार करने का कार्य अब आप अन्य व्यापारियों पर छोड़ दीजिए और अब आप सिर्फ अपने साम्राज्य विस्तार पर ध्यान दीजिए। यानी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को ब्रिटेन की संसद द्वारा खुली छूट दे दी गई कि अब आप भारत में साम्राज्य विस्तार कीजिए, अब आप भारत में केवल शासन की तरफ ध्यान दीजिए, व्यापार को अब आप छोड़ दीजिए। देखिए, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अगर आपसे पूछे कि अधिनियम के द्वारा, किस अधिनियम के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया, तो आपको उत्तर देना है चार्टर एक्ट 1813। पर पूछे व्यापार करने पर प्रतिबंध किस अधिनियम के द्वारा लगा दिया गया, तो 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा, 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा। तो नोट कीजिए, कंपनी के व्यापारिक अधिकार पूर्णतः समाप्त कर दिए गए। अब कंपनी का काम ब्रिटिश सरकार की ओर से, देखिए EIC शासन संभाल रही है, लेकिन शासन तो ब्रिटेन का चल रहा है ना। ब्रिटिश सरकार की ओर से अप्रत्यक्ष ही सही, पर शासन तो ब्रिटेन का ही है, केवल शासन करना रह गया था। इसके अलावा इसमें यहाँ बहुत महत्वपूर्ण घटनाक्रम हुआ है, आप इसको स्टार लगा लीजिए, बहुत इम्पोर्टेंट है ये। बंगाल के गवर्नर जनरल को अब भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। यानी अभी तक बंगाल का गवर्नर जनरल कहलाता था, पर अब चूंकि इस बीच ब्रिटिश गवर्नमेंट ने या ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपने साम्राज्य को बहुत ज़्यादा बढ़ा लिया है, या हम कह दें कि लगभग पूरे भारत पर अब अंग्रेजों का शासन है। तो अब बंगाल का गवर्नर जनरल कहने का कोई तात्पर्य नहीं बनता, तो बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा।
और विलियम बेंटिक भारत के पहले गवर्नर जनरल बने। बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। एवं विलियम बेंटिक भारत के पहले गवर्नर जनरल बने। चलिए आपसे कुछ प्रश्न पूछते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन है? बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन है? तो इसी लेक्चर में आपको बताया गया था कि बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स हैं। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल तो वारेन हेस्टिंग है, पर अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? तो ध्यान रखिएगा, इसका उत्तर हो जाएगा विलियम बेंटिक, क्योंकि विलियम बेंटिक भारत में बंगाल के गवर्नर जनरल के रूप में काम कर रहे हैं जब 1833 का अधिनियम पारित किया गया और बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। तो भारत के प्रथम गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक बन गए, पर अब बंगाल का गवर्नर जनरल जैसा पद तो समाप्त हो गया ना, तो बंगाल के अंतिम गवर्नर जनरल भी तो विलियम बेंटिक ही रहे। और भारत का प्रथम गवर्नर जनरल तो हम आपको बता ही चुके हैं। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक। लेकिन एक ध्यान रखिएगा, ये प्रश्न ना बहुत कंफ्यूज करता है। एक प्रश्न है, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? क्योंकि सर आपने अभी तो बताया कि भारत का प्रथम गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक थे। ठीक है, एक बार ऑप्शंस भी देख लेते हैं। क्लाइव हैं, वेलेजली है, वॉरेन हेस्टिंग्स हैं, और डी विलियम बेंटिक है। मैंने आपको ये प्रश्न दिया, आप कहोगे तो क्या हो गया, विलियम बेंटिक है, हम सभी जानते हैं। बिल्कुल, इस प्रश्न का उत्तर तो विलियम बेंटिक ही होगा। फिर समस्या कहाँ है? समस्या है कि एग्जामिनर ने विलियम बेंटिक ऑप्शन में नहीं दिया था। यहाँ पर ऑप्शन में आप डलहौजी कर लीजिए। ध्यान रखिएगा, ऐसी स्थिति में वारेन हेस्टिंग को आप सही मानेंगे, क्योंकि बोर्ड ने इसका उत्तर वारेन हेस्टिंग माना था। हालांकि ये गलत है, पर क्योंकि विलियम बेंटिक ऑप्शन में नहीं था, इसका मतलब वो बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल ही पूछना चाह रहा है, तब आप वॉरेन हेस्टिंग कर देंगे। पर कहानी में अभी भी ट्विस्ट है। अगर डलहौजी की जगह पर कोई नहीं लिखा हुआ ऑप्शन में हो, यानी नन ऑफ द अबव, तो आप इसे करेंगे। क्यों? क्योंकि इसका उत्तर तो विलियम बेंटिक है, वॉरेन हेस्टिंग्स तो नहीं है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं और बढ़ते हैं हम अपने अंतिम एक्ट की तरफ, चार्टर एक्ट 1853 की तरफ। चार्टर एक्ट 1853
देखिए, मैंने आपको पहले बताया था कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने सभी चार्टर एक्ट में 20 वर्ष के लिए ब्रिटेन ईस्ट इंडिया कंपनी को शासन करने के लिए कहा गया। पर चार्टर एक्ट 1853 में ये 20 वर्ष की अवधि नहीं लिखी हुई थी। तो आपसे ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, आपसे पूछ लेगा कि किस एक्ट में 20 वर्ष की अवधि नहीं लिखी हुई है। तो 1853 के चार्टर एक्ट में 20 वर्ष की अवधि का उल्लेख नहीं है। तो पहले तो यह अंतिम चार्टर एक्ट था। यह अंतिम चार्टर एक्ट था और इसमें 20 वर्ष की अवधि का उल्लेख नहीं था। यानी आप कह सकते हैं कि इसके द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी को एक निश्चित अवधि तक, 20 वर्ष की होती थी जो वो अवधि, पर ऐसी कोई निश्चित अवधि नहीं दी गई। अब कहा गया कि ठीक है, आप जब तक शासन संभाल रहे हो संभालो। निश्चित अवधि तक राजनीतिक गतिविधियां संचालित करने का अवसर नहीं दिया गया। देखिए, अब आप सोचिए कि ऐसा क्यों। अभी तक तो हर बार 20 वर्ष की अवधि दे लिखी जा रही थी हर चार्टर एक्ट में, यानी कि ब्रिटेन की गवर्नमेंट 20 वर्ष के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी को कहती थी कि अब तुम शासन संभालो हमारी ओर से। पर ऐसा क्या हो रहा है कि इस बार इस एक्ट में इस अवधि को नहीं लिखा गया। देखिए, ये तो बीच में 1857 की क्रांति हो गई और बीच में ही ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्रांति का बहाना बना करके शासन ईस्ट इंडिया कंपनी से अपने हाथ में ले लिया। पर इस अधिनियम पर यदि हम नज़र डालें तो हमें पता लगेगा कि ब्रिटेन की संसद का अब मन ये नहीं है कि ईस्ट इंडिया कंपनी शासन संभाले। वो तो चाहती है कि अब किसी भी तरीके से ये शासन सीधे हमारे हाथ में आ जाए। इसीलिए उसने 20 वर्ष की अवधि को नहीं लिखा, क्योंकि यदि एक बार 20 वर्ष की अवधि के लिए वो परमिशन दे देती तो फिर कंट्रेक्चुअल कंडीशन हो जाती, उससे पहले शासन अपने हाथ में लेना मुश्किल हो जाता। लेकिन अब ब्रिटेन की गवर्नमेंट शासन अपने हाथ में लेना चाहती है। तो एक नोट डाल दीजिए। और इस नोट के साथ ही हम अपना सेशन एंड करेंगे। इस अधिनियम के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी की शासन समाप्ति के बीज बोए गए। इस अधिनियम के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी की शासन समाप्ति के बीज बोए गए। चलिए, आज का सेशन हम यहीं एंड करते हैं। अपने पार्ट 2 में हम ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत बनाए जाने वाले अधिनियमों पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।